बच्चों कैसे हो? एकदम बढ़िया। आई होप आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है। तो आज मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कूलम लॉ से और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सो वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स सर। कूलम्स लॉ। इन ईयर 1785 चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम उन्होंने एक लॉ दिया और उस लॉ में उन्होंने बताया इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। मतलब अगर दो पॉइंट चार्जेस फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उनके बीच में इंटरैक्शन होगा, उनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट इज एक्सप्लेन बाय दिस कूलम्स लॉ। उनकी जो लॉ थी ना, उन्होंने क्या बोला था ना, दो पॉइंट चार्जेस अगर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है मेजरेबल, जिस डिस्टेंस को आप मेजर कर सको, उस डिस्टेंस अगर सेपरेटेड है तो इनके बीच में कुछ फोर्स है होगा, इनके बीच में इंटरैक्शन होगा, एंड दैट इज एक्सप्लेन बाय दिस कूलम्स लॉ। क्लियर है? मतलब क्या था, इनकी लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस, स्मॉल चार्जेस के लिए वैलिड थी। अगर कोई चार्ज बॉडी है ना, देख रहे हो, कोई चार्ज बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कोई स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से ये भी सेपरेटेड है, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो ये फोर्स इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। इनकी जो लॉ थी वो सिर्फ और सिर्फ थी फॉर द पॉइंट चार्जेस, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था। ये लॉ इस चार्ज बॉडी, चार्ज स्फीयर के लिए वैलिड होगी जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, ये चार्ज स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, देखो मेरे पास, मैंने एज्यूम करा है दैट मेरे पास दो स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके बीच में कुछ फोर्स होगा, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो डिपेंड करेगा इसके चार्ज के नेचर के ऊपर। ठीक है, तो क्या है ना कि ये जो लॉ है ना, ये जो कूलम्स की जो लॉ थी ना, ये इस चार्ज बॉडी के लिए नहीं वैलिड थी। ये किसके लिए वैलिड थी, इसके इसके अंदर जो पॉइंट चार्जेस थे ना, छोटे छोटे चार्जेस थे ना, चार्ज पार्टिकल थे ना, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहे थे ना, उसके लिए ये लॉ वैलिड थी। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो, मतलब खाने के सामान से आपने सीख लिया कुछ, अब खा लेना। ठीक है, मतलब क्या देखा आपने, दिस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो लॉ दिया ना, वो क्या बोले, ये लॉ बोलता है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is directly proportional to the product of magnitude of point charges and inversely proportional to square of separation between them। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, देखो मैं लिखता हूं, दो पॉइंट चार्ज हैं, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ठीक है, और दो पॉइंट चार्ज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मैंने इसे बोला, सपोज मैंने Q1 को क्या लिया, दैट इज फर्स्ट पॉइंट चार्ज, Q2 को मैंने क्या लिया, सेकेंड पॉइंट चार्ज, और R क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन या सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, बीच का सेपरेशन स्मॉल r से मैंने रिप्रेजेंट करा, कुछ दूरी पे रखे होंगे दोनों, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज है। अब देखो उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट उन्होंने जो बोला दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is directly proportional to the product of
मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यही जो इंटरेक्शन थी ना, वो या अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, मतलब क्या, मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। मॉड से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा जाता है, तो मैंने लिख दिया फोर्स इज directly proportional to the product of magnitude of 2 point charges. Secondly, उन्होंने क्या बोला था, the force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of separation between 2 point charges। मतलब क्या बोला था उन्होंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो स्क्वायर है ना, सेपरेशन है ना, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे पॉइंट चार्जेस के बीच में। मतलब मैथमेटिकली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अगर आप इसकी ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आप देख सकते हो दैट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, दैट पोजीशन और सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन। अगर आप उसको बढ़ाओगे तो उस पर फोर्स डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं एक्स एक्सिस में ड्रॉ करूंगा सेपरेशन को और वाई एक्सिस में मैं ड्रॉ करूंगा फोर्स को, तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, स्क्वायर देख रहे हो, जब डिस्टेंस बढ़ेगा दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द लॉ। समटाइम दिस लॉ इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट इज दिस? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कभी कभी इस लॉ को भी बोला जाता है। ठीक है, कूलम्स लॉ को भी बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना, तो ये कुछ याद रखने की चीजें हो गई। ठीक है, अब देखो मैं दोनों लॉ को कंबाइन करता हूं, दोनों को। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 एंड आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना, तो फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने मॉड को नहीं लिखा, ठीक है, मतलब ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है, के इज, देखो के इज कांस्टेंट। अब देखो इस के की मैं बात करता हूं। ठीक है, ये जो के है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड पॉइंट चार्ज। और फोर्स सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डिपेंड कर रहा है। अब अगर ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता, मतलब पॉइंट चार्जेस कहां पे रखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स में कहीं पे भी रख दो, इस एयर में रख दो, वाटर में रख दो, वैक्यूम में रख दो, ग्लास में रख दो, किसी ऑयल में रख दो, तो भी फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता हो उस वक्त तो। बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है नहीं, ये जो कांस्टेंट है ना, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो कांस्टेंट है ना, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दिस कांस्टेंट इज 1/4 पाई इप्सिलॉन। व्हाट इज दिस इप्सिलॉन? दिस इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस के को यहां पे रख रहा हूं, तो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 by R square, and this is the generalized equation of Coulomb's law। इसे याद रखोगे, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 by R square। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेरी बात समझ रहे हो ना?
अब देखो यहाँ पे मैं इप्सिलॉन, ये जो इप्सिलॉन है ना वो क्या है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होगा, फोर्स जितना, अगर इप्सिलॉन, फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। और इप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो समझो इस चीज को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये वर्ड सुन के लगता होगा ना कि मीडियम परमिट करता होगा किसी चीज को। अगर मैं बोलूं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो आपको यही लगता होगा कि मीडियम कुछ परमिट करता होगा, मतलब दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, उसको वो परमिट करता होगा। बट ऐसा है नहीं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम कितना अपनी इंफ्लुएंस को दिखाता है, मीडियम कितनी अपनी इफेक्ट को दिखाता है टू अपोज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। समझ रहे हो, मीडियम कितनी अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी प्रेजेंस को बताता है, अपने इफेक्ट को बताता है टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यहां पे देखो दो पॉइंट चार्ज कैसे सेम नेचर के, मतलब क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। समझ रहे हो ना, तो ये रिपल्सिव फोर्स अगर मीडियम चेंज होता ना, तो रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में जो एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज कर जाएगी। ये डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, ठीक है, कि मीडियम अपनी इफेक्ट कितना रख रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना, मीडियम की क्या वहां पे रोल है, वो कितना इफेक्ट अपनी दे रहा टू डिक्रीज, कम करने के लिए फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहां पे फोर्स आपने निकाला, तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्लियर है, मतलब क्या मुझे पता लगा कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये सजेस्ट करता है दैट कि मीडियम कितना अपना इफेक्ट शो कर रहा, अपनी इन्फ्लुएंस वहां पे दिखा रहा, सो दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस गेट डिक्रीज्ड। क्लियर है, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला दैट इज फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो, अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, कि ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है क्या, तो लिख लो, देख लो एक बारी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि ये परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, इस परमिटिविटी की वजह से फोर्स में क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है, किस तरीके से परमिटिविटी रोल अपना प्ले करता है। ठीक है, चलो रब कर रहा हूं, नोट कर लेना। रिलेटिव परमिटिविटी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे इप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके बुक में लिखा हुआ होगा और उसे रिप्रेजेंट करा जाता है के से, बुक की लैंग्वेज से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बुक में के से रिप्रेजेंट करा जाता है, बट मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ हमेशा बोलता हूँ के से रिप्रेजेंट नहीं करने को। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको कूलम्स लॉ जो बताया था दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के से रिप्रेजेंट करूं और इस कांस्टेंट को भी के से रिप्रेजेंट करूं तो कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज इप्सिलॉन आर। अब देखो, मैं दो तीन वर्ड नए नए यूज करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसे डिफाइन कर दूं, व्हाट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। देखो समझो, मैंने बोला दैट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, देखो मैंने क्या क्या लिखा, दैट इज द फर्स्ट वन इज दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। कोई सा भी मीडियम हो, आप कहाँ पे चार्ज रख रहे हो, वाटर में रख रहे हो, एयर में रख रहे हो, वैक्यूम में रख रहे हो, ग्लास में रख रहे हो, किसी ऑयल में रख रहे हो, वो उसकी परमिटिविटी की बात करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसे बोला जाता है
परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, सेम थिंग। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को भी बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। वैक्यूम अपनी इफेक्ट क्या शो कर रहा है, ठीक है, कितना वो अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज एनसीईआरटी की बुक में आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा वहां पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, तो इप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम सेम होते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो है, रेशियो ऑफ दैट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ एयर। मेरी बात समझ, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर इज रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या, यहाँ कंपैरिजन हो रही है परमिटिविटी की, मीडियम की परमिटिविटी की कंपैरिजन हो रही है, किससे कंपैरिजन हो रही है, एयर से। ठीक है ना, कोई मीडियम कितना टाइम्स ज्यादा अपनी इफेक्ट को शो करता, अपनी प्रेजेंस को शो करता, अपनी फील्ड को बढ़ाता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट एयर, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। मेरी बात समझ, कितना गुना ज्यादा कोई मीडियम या कितना गुना कम कोई मीडियम अपनी परमिटिविटी को बताता है एज रिलेटेड टू और एज कंपेयर टू एयर, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है ना, मतलब क्या है, यहां पे कंपैरिजन हो रही है विथ एयर। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम तीनों सेम थिंग है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसे मैं इप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसकी वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ दैट इप्सिलॉन नॉट। और इप्सिलॉन ऑफ वाटर होती है, दैट इज वाटर की जो परमिटिविटी होती है दैट इज 7.12 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, नाउ मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, दैट इज परमिटिविटी ऑफ एयर टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी वही है, एयर से एयर की ही बातें हो रही है, मतलब 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यूनिट भी कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 1 आएगा। मतलब क्या है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस। ठीक है, और जब यूनिट लेस है, उसकी कुछ यूनिट ही नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस भी होगी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस क्वांटिटी एज वेल एज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मुझे पता लग गया। ठीक है, यहां से, और मुझे ये भी पता लगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट एयर इज 1। ठीक है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो, अब मैं यहां से लिख सकता हूं दैट रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। ये आ गया ना, समझ रहे हो ना, मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। अब देखो, याद है आपको कूलम्स की लॉ, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखे थे। अब एप्सिलॉन की जगह पे वैल्यू डालो, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे मालूम है फॉर एयर एप्सिलॉन आर इज 1,
तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा वैल्यू को एप्सिलॉन आर के जगह पे, तो क्या बच जाएगा 1, जैसे ही पुट करोगे 1 पुट करोगे 1 मल्टीप्लाई टू एनीथिंग इज दैट थिंग, तो क्या होगा फोर्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ फॉर एयर। मतलब अगर 2 पॉइंट चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो उनकी जो फॉर्मूला होगी ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना फॉर एयर मतलब कहां पे रखे हुए हैं 2 पॉइंट चार्ज एयर में रखे हुए या वैक्यूम में रखे हुए हैं, दोनों पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखे तब ये फॉर्मूला लगाओगे। और उस वक्त जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू याद करके रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ठीक है, कैसे हुआ देखो, मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखा था दैट इज कूलम्स लॉ की 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं एप्सिलॉन को लिख सकता हूँ दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यहाँ पे लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और एयर की एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर मैंने 1 कैलकुलेट करा था, 1 तो 1 रख दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया एंड दैट इज द कूलम्स लॉ की फॉर्मूला मुझे मिल गई यहाँ पे फॉर एयर। ठीक है ना, मुझे पता लग गया एयर में दैट फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला हुई किसके लिए हुई, किसी भी मीडियम के लिए हुई, कहां पे भी रखा होगा, जहां पे भी रखा होगा वहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू डालोगे। ठीक है, चलो इतना कर लो, मैं उसके बाद आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मीडियम की मैं बातें करूंगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया ना, मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे करके लिख रहा हूँ, या देख लो यहीं पे देख लो। ठीक है, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, जो ये रिलेटिव परमिटिविटी शो कर रहा है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, किसी मीडियम की प्रेजेंस को शो कर रहा है। एंड दिस इज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज वैलिड फॉर द एयर, दिस इज वैलिड फॉर द एनी मीडियम। ठीक है, मतलब मुझे क्या पता लगा, लिख लो एक बार देख लो, हो क्या। चलो देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला दैट फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते थे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते थे। तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या डालोगे, किसी भी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पे रखा हुआ मुझे खुद को नहीं मालूम है बट किसी मीडियम में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला मुझे मिल गया। और मैंने क्या बोला, फोर्स इन एयर, अगर 2 पॉइंट चार्ज एयर में रखे हुए हो या वैक्यूम में रखे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। देखते जा रहे हो ना फॉर्मूला। अब देखो, अब क्या मैंने बोला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें मैंने बता रखा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। सॉरी, देखो मैंने बोला था दैट फोर्स किसी भी मीडियम पे लग रहा, किसी कोई भी 2 पॉइंट चार्ज अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो उस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्सप्लेन होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। और एयर में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ दैट इज फोर्स किसी भी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखे, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखे। ठीक है, अब देखो मैं इस चीजों को ये देख के कुछ ऐसा फील हो रहा
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इप्सिलॉन आर की डिफरेंस है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स ऑन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर 2 पॉइंट चार्ज रखी तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा वो देखो सिर्फ इप्सिलॉन आर की है। तो मैं बोल सकता हूं दैट फोर्स इन एयर इनटू 1/इप्सिलॉन आर। देखो सिर्फ यही बच जाएंगे ना यहाँ से, इप्सिलॉन आर। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/4πε0 इंटू 1/εr Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बस यही इप्सिलॉन 1/εr को मैंने बाहर कर दिया और यही वैल्यू फोर्स ऑन एयर दे रहा। जब एयर में, हवा में 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो ये बता रहा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। बस इसका ही डिफरेंस है। ठीक है, मतलब मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन आर और रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी पता चल जाए, उसकी वैल्यू पता चल जाए, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू पता चल जाए और फोर्स में कितने, एयर में कितने फोर्स लग रहे 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, तो मैं किसी भी मीडियम की बात कर दूंगा। क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि फोर्स जितने एयर में लग रहे उससे कितने टाइम्स कम लगेगा इन मीडियम। और मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज फोर्स इन एयर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू फोर्स इन मीडियम। ये क्या बताएगा? ये बता देगा दैट फोर्स, जो एयर में फोर्स लगेंगे पॉइंट चार्ज के बीच में, वो कितने टाइम्स ज्यादा होगा किसी भी मीडियम से। देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये बताता है कि अगर आपको पता है एयर में कितने फोर्स लग रहे 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, आप उससे रिलेटिव परमिटिविटी को डिवाइड करो, उतना गुना कम हो जाएगा, उतना टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स इन मीडियम। अगर आपको किसी मीडियम में पता है फोर्स कितना लग रहा और आपको एयर में बताना, तो मल्टीप्लाई कर दो उसकी परमिटिविटी से, रिलेटिव परमिटिविटी से उस मीडियम की, आपको एयर में फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? देखो ये तो एक टेक्निक था, एक तरीका था इसे एक्सप्लेन करने का। अब देखो दूसरा क्या टेक्निक है, देख लो, लिख लो। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा मेथड मैं यूज कर सकता हूं इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, अभी जो मैंने एक्सप्लेन करा। ठीक है, देखो फोर्स इन एनी मीडियम इज 1/4πε0 इंटू इप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये एयर के लिए फोर्स बता रहा और ये किसी मीडियम में बता रहा। मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट को बाय 2। तो क्या होगा? देखो फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू इप्सिलॉन आर। देखो वही चीज है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट देखो इप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो मीडियम के लिए मैं लिख दिया और एयर के लिए लिख दिया। ये देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 1/εr। यही सिर्फ बच रहा ना। देखो एक दूसरे को कंपेयर करो, कैंसिल आउट कर दो, तो मुझे पता लग गया फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/εr। देखो वही चीज मिल गया ना, दैट इज फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन एयर अपॉन εr। देखिए दोनों तरीके से मैंने बताया। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से अच्छा लगता है, उस चीज को आप मगअप कर लोगे। ठीक है ना। अब देखो अब एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। व्हाट इट मीन? यहां पे देखो, इसे रख के देखो, फोर्स इन वाटर इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन 81। यही है ना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। 81 होती है, 81 होती है इसकी वैल्यू। अब मैंने यहाँ 81 रख दिया। मतलब ये क्या बताता है कि वाटर में जब 2 पॉइंट चार्ज को Q1 एंड Q2 को
जो कि किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, अगर उन 2 पॉइंट चार्ज को अगर एयर में रखे हो तो उसमें जो फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा, अगर आप वही अगर ले जाते हो ना दैट वाटर में, तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर फोर्स जो एयर में लग रहा, सपोज एयर में फोर्स लग रहा है 81 न्यूटन का सपोज, अब क्या जैसे ही ले गए वाटर में तो फोर्स क्या होगा 81 अपॉन 81 दैट इज 1 न्यूटन। पहले 81 न्यूटन लग रहा था एयर में, अब जैसे ही वाटर में लाए 1 न्यूटन लगने लगा, मतलब 81 टाइम्स कम हो गया फोर्स। मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब क्या है कि परमिटिविटी बढ़ने से फोर्स ऑन पॉइंट चार्जेस कम हो जाता है, और सबसे अधिक फोर्स लगती वो वैक्यूम और एयर में लगती। 2 पॉइंट चार्ज अगर वैक्यूम और एयर में रखें तो उनके बीच में। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है, तो मैंने देख लिया दैट कूलम्स लॉ के बारे में और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में आपने देखा दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ दैट वैक्यूम इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो मैंने बोला पर रिलेटिव परमिटिविटी को कभी भी के से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है, कंफ्यूजन होगी, हमेशा एप्सिलॉन आर से ही करोगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी सेशन। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दूंगा सो दैट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें इतने कॉन्सेप्ट होंगे कि आपके कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम एज वेल एज रिलेटिव परमिटिविटी के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, राइट? देखो 2 पॉइंट charges of 1 microcoulomb and 2 microcoulomb separated by 2 meter, then find bit 1 force between two point charge placed in air। ठीक है, सेकेंड force between 2 point charges if both charges get doubled। bit C force between 2 point charges if separation between them is halved। ठीक है, फाइनल फोर्स between 2 point charges if both charges placed in water। ठीक है, और क्या दे रखा है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 81। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखा। ठीक है, क्या बोला, 2 पॉइंट चार्ज है, तो किसी भी न्यूमेरिकल को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये टेक्निक होता है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, एक बार लाइटली पढ़ो। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 2 मीटर। ठीक है, देन फाइंड आपको क्या क्या कैलकुलेट करना। यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार पढ़ने से ये आइडिया लग जाता कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है,
अब दूसरी बार जब पढ़ोगे तो डीपली पढ़ोगे, उसमें क्या होगा कि आपको जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आप लिखते जाओगे। ठीक है, अब देखो एक बारी पढ़ने से मुझे पता लगा टॉपिक का, बट आपको यहाँ पे पता है कि मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो आपको मुझे पता है ये कूलम लॉ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ गिवन डेटा। सबसे पहले तो मैं गिवन डेटा लिखूंगा। ठीक है, क्या क्या डेटा दे रखा है। ठीक है, गिवन डेटा क्या दे रखा, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या बोल, सेपरेटेड बाय 2 मीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और 2 मीटर डिस्टेंस दे रखा उनके बीच का सेपरेशन, मतलब क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव तो दे नहीं रखा, मतलब क्या, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, अगर नेगेटिव साइन दे रखा है तो नेगेटिव चार्जेस होती है, अगर कुछ नहीं दे रखा मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव छिपा हुआ, Q1 इज पॉजिटिव, और एक पॉइंट चार्ज है Q2 पॉजिटिव, और इनके बीच का सेपरेशन है R, जो कि 2 मीटर का है। क्लियर है, यही डेटा गिवन है। अब आपको क्या बोल रहा, फाइंड करने बोल रहा। फर्स्ट बिट ए में क्या बोल रहा, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर। अगर 2 पॉइंट चार्ज प्लेस है एयर में, दोनों पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं एयर में, तो आपको कैलकुलेट करना उनके बीच में लगने वाली फोर्स को, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, और एयर में, ठीक है, एयर में कैलकुलेट करना, मतलब के की वैल्यू जो थी 1/4πε0 फॉर एयर, वो कितना, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बस अब फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फोर्स इक्वल टू 1/4πε0, फॉर एयर की बात हो रही है, बिट 1 की बात हो रही है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो क्या होगा, फोर्स 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सारे वैल्यू को देखो कि वो सॉरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। सबसे पहले देखो सारे एक स्टैंडर्ड यूनिट में है या नहीं है, सारे एक स्टैंडर्ड यूनिट में, उसके बाद चेक करो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो ये तो 2 मीटर डिस्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक है, बट ये नहीं है, तो 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम, 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी करो 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, माइक्रो कूलम से मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, करेक्ट है, एसआई सिस्टम में एक सिस्टम मुझे लाना है। ठीक है, Q1 कूलम में है, चार्ज कूलम में ही होते हैं, Q2 भी कूलम में है, चार्ज कूलम में होते हैं। ठीक है, अब सही है, अब सारे की वैल्यू पुट करते जाओ। Q1 इज 1 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। आंसर आना चाहिए दैट इज 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आए, चलो ठीक है, मैच करो। अब देखो मैं यहां से भी छोड़ सकता हूं। ठीक है, मैं बोल दूं कि अब आप कैलकुलेट कर लोगे, आंसर मैं लिख के छोड़ सकता हूं, बट देखो मेरा जो मेन एम है ना, आपको एकदम डिटेल में सॉल्व करके दिखाना, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 1 इंटू 2 और 10⁻⁴ को एक साइड कर दो। ठीक है, अब नीचे में क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, तो देखो 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड। अब इसके बाद क्या होगा, अब 10⁻, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो नो प्रॉब्लम। पावर जितने भी होते हैं ना, वो या तो ऐड होते या सब्ट्रैक्ट होते हैं। सर ये क्या बोल गए सर, देखो मैं क्या बोला, पावर जितने भी टर्म होते हैं, सपोज मैं लिख रहा हूं 10⁻⁴ इंटू 10⁻², तो देखो 10⁻⁴ 10⁻²। अब मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप ये नहीं बोल दोगे 10⁻⁴ इंटू 2,
समझिए ना, मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, पावर या तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे को ऐड कर दो आप साइन को देखते हुए, चलो ठीक है मैं यहाँ पे बताता हूँ। 10⁻, देखो क्या लिखोगे, -4 + 2, -4 + 2 व्हाट इट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे लिखोगे 10⁻⁻2 इज द आंसर, ठीक है। अब यही होता 10⁻2 इंटू 10⁻2, तो क्या लिखते, 10 पावर में क्या लिखते, 2 + 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है, दैट बिकम 10⁻4, क्लियर है। अब यही होता 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, तो क्या लिखते, 10⁻⁻2 माइनस प्लस करना है तो प्लस और माइनस -2, 10⁻⁻4, मेरी बात समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस रहेगी, प्लस कर दिया और साइन माइनस रह गई, समझ रहे हो ना। तो पावर ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई कभी नहीं होती है, ठीक है, और ना ही डिवाइड होती है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब पावर को यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो, 10 सारे में 10 की पावर ही है, तो 10 पावर में क्या, 9 -6 -6, तो क्या होंगे 9 - 6, अगर एक बार ही कर रहे हो तो इसे लिख सकते हो 10⁻9 -12, और ये हो जाएगा 10⁻−3, समझ रहे हो ना, ये कर सकते हो। या सेकेंड ऑप्शन 10⁻9 -6 करो, कितना आएगा, दैट इज 3, 10⁻3 लिख सकते हो इसे। अब क्या करो, फिर से एक वाले और टर्म को लाओ, 10⁻−6, तो क्या होगा 10⁻3 और -6, 3 - 6 दैट बिकम -3, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आ गया 10⁻−3, तो मुझे पता लग गया 10 क्या होने वाले, 9/2, देखो 9 × 1 9 /2, 1 2 तो कैंसिल हो गए, 1 2 तो गेट कैंसल्ड, ठीक है, इंटू 10⁻−3, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻−3 न्यूटन, दिस इज द आंसर, वही मैंने लिखा था, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेना किस तरीके से होता, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन को समझना और कैलकुलेट करना, ठीक है, मैं ऐसा डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड द आंसर इज 4.5 इंटू 10⁻−3 न्यूटन। चलो सेकेंड की सॉल्यूशन रब कर रहा हूं, किसी ने कैलकुलेट करा क्या, बताओ मुझे, सर कैसे बताऊं, आप इतने दूर हो, कमेंट करो, ठीक है। नाउ अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड में क्या बोल रहा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, यही 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इफ बोथ चार्ज गेट डबल, और दोनों चार्ज इस वक्त क्या हो गए, डबल हो गया। अभी क्या था 1 माइक्रोकूलम था और 2 माइक्रोकूलम था, अब जो नए चार्ज बने ना उसे मैं Q1 डैश बोल रहा हूं, ये क्या है, डबल हो गया। इफ बोथ चार्ज गेट डबल्ड, अगर दोनों चार्ज डबल हो जाते हैं, तो पहले वाले में क्या था 1 माइक्रोकूलम था, तो मैं लिख सकता हूं, अब जो नया जो चार्ज बना न्यू चार्ज, उसे मैं Q1 डैश से लिख रहा हूं, न्यू चार्ज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1, डबल हो गया, तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइक्रोकूलम दैट इज 2 माइक्रोकूलम, और इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मुझे, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब उसी तरीके से Q2 डैश, अब जो नए चार्ज हो गए वो भी डबल हो गए, अब यहाँ पे क्या पॉइंट चार्ज की जगह पे दो जो चार्ज होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों चार्ज, Q2 डैश 2 Q2 दैट इज 2 इंटू 2 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, और ये 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, और यूनिट हमारा ऐसा ही यूनिट है, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है, और अभी भी एयर में रखे हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन और नहीं दे रखा, मतलब एयर में ही है, तो R इक्वल टू दैट इज 2 मीटर। अब मुझे फिर से वही फोर्स कैलकुलेट करना, तो करो कैलकुलेट, तो लिखो फोर्स इक्वल टू
9 इंटू 10⁹ कूलम्स लॉ याद है ना, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 फॉर एयर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू 1/4πε0 की, और Q1 इज व्हाट 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना? देखो फॉर्मूला में मैं पुट कर देता हूँ, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज 9 इंटू 10⁹ इंटू दैट 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूं ना। अब देखो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 2 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या करो, सारे को ऐड करो तो क्या होंगे, पावर को ऐड करो, दैट इज 10⁹ -6 तो क्या होंगे यहाँ पे, देखो इस चीज को आप लिख सकते हो 10⁹ इंटू सॉरी 9 - 12। ठीक है, 9 - 12 तो क्या होगा फिर यहाँ पे 10⁻³ -3 10⁹ माइनस 10⁻6 माइनस 10⁻6। उसे मैं पावर को बोला था ऐड करना विथ साइन, तो 9 + 9 -6 तो मैं लिख सकता हूँ -6 एंड -6 इज -12 माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस होगा, दोनों को ऐड करोगे साइन माइनस रखा गया। अब देखो 9 यहाँ पे प्लस है -12, 9 + -12 इज -3 और नीचे तो कुछ है नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दिस इज द आंसर। ठीक है, 18 इंटू 10⁻³ क्लियर है ना? तो ये आ गया हमारा फोर्स जब चार्ज डबल हो जाए। ठीक है, जब दोनों पॉइंट चार्ज डबल हो जाए तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है ना? दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पॉइंट। लिख लिए? अब देखो थर्ड पॉइंट की बात मैं करता हूं, नोट डाउन कर लो। समझ रहे हो ना? थर्ड पॉइंट देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा, दो पॉइंट चार्ज जो थे सारे कुछ अभी सेम है कंडीशन, बट क्या बोल रहा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। अब क्या हो रहा है कि जो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, अब उनके बीच का जो नया डिस्टेंस है, नया डिस्टेंस न्यू सेपरेशन, वो क्या है r/2 हो जा रहा। मतलब क्या 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1 मीटर। अब यहां से यहां तक पहले जो 2 मीटर थे सेपरेशन, दोनों पॉइंट चार्ज 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए थे, अब क्या हुआ 1 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया, उनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया। अब जो फोर्स लग रहा है, वो नया फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा ये बताओ। मतलब क्या है, यहाँ पे जो Q1 था और Q2 था, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया दैट इज r' हो गया, और ये r इक्वल टू 2 मीटर था, अब ये r' इक्वल टू 1 मीटर हो गया। अब जो नया फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, और अभी भी एयर में ही रखे हुए हैं। क्लियर है ना? तो देखो फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या होगा, आर स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे r' स्क्वायर। देखो r', समझ पा रहे हो ना? क्लियर है? अब देखो 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू वही 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई दैट 1 स्क्वायर।
ठीक है, आगे यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, दैट इज फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। तो यहाँ देख सकते हो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाई 1 इज सेम थिंग। ठीक है, अब 10 टू द पावर क्या क्या बचेंगे, 9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, सारे 10 टू द पावर को एक जगह पे रख दो, सारे एक जगह पे रख दो जो मल्टीप्लाई होंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, 9 इंटू 2 इज 18। अब 10 टू द पावर देखो, अगेन 10 टू द पावर, यहां से देख सकते हो 10 टू द पावर, 10 टू द पावर 9 -6 अगेन 10 टू द पावर 9 -12 10 टू द पावर -3। देख रहे हो ना, अगेन लास्ट जो कॉन्सेप्ट हुए थे। ठीक है, 10 टू द पावर 9 -6 एंड -6 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऐड होंगे। ठीक है, -6 एंड -6 12 होंगे, 6 एंड 6 इज 12, साइन माइनस ही रहेगा। अब देखो +9 -12 मतलब क्या, -3। ठीक है, +9 -12 इज -3। ठीक है, तो -3, फिर से फोर्स हमारा आ गया, दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन समझ आ रहा ना, ये पावर वाली बात। ठीक है, मैंने क्या बोला पावर के लिए, पावर के लिए ये बोला कि पावर हमेशा ऐड होते या सब्ट्रैक्ट होते हैं, कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 9 प्लस में था, माइनस में 6 था और माइनस में 6 था। ठीक है, तो आप क्या करें, 9 -6 करें, दैट इज 3 आया, फिर से क्या हुआ 3 बचा, एक -6 लगाओगे दैट इज -3। तो मुझे पता लगा 10 टू द पावर -3 होने वाला, 10 टू द पावर -3। क्लियर है, चलो गुड, नोट डाउन कर लो। ठीक है, कभी भी न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो वीडियो को पॉज कर दोगे। ठीक है, उसके बाद खुद से ट्राई करोगे, और ट्राई करने के बाद आंसर सही आया तो भी एक बार ही मैच करोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आया तो पूरा सॉल्यूशन देखोगे। क्लियर है ना, लिख लिए, रब करो। लास्ट पॉइंट हटा रहा हूं, लास्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है, ये लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि नए फोर्स को फाइंड आउट करो, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। अब मुझे फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज बतानी है इफ बोथ चार्जेस प्लेस्ड इन वाटर। दोनों चार्ज जो पॉइंट चार्ज है वो क्या है, वाटर में प्लेस्ड है। अब मीडियम चेंज हो गया, पहले क्या था, पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड थे, बट अब क्या है, अब यहाँ पे वाटर में है। तो अब जो फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में वो कैसा होगा, वो कितना होगा। क्लियर है, मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज 81। अब मैं आपको बोला था मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जो स्टार मार्क में मैंने लगाया था फॉर्मूला को, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया था। और मैं कभी बोला था एफ ऑफ मीडियम इक्वल टू एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, ये बोला था जब मैंने थ्योरी पढ़ाया उस वक्त ये चीजें बोला। ठीक है, मतलब क्या है, मैं दोनों फॉर्मूले से इस चीज की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ये जो फोर्स है ना, फोर्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ फॉर दैट इज डी पॉइंट। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले मैं मेथड 1 से जाता हूँ। ठीक है, मेथड 1, इसमें क्या है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर जो रह गया इंटू Q1
that is 1 into 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power minus 6 divided by that separation between them, that is 2 square. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या, दैट इज 81 इंटू 2 इंटू 2. अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट करो, 2 कैंसिल हो गए. अब क्या बचा यहाँ पे बचा दैट फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड माइनस 6 दैट इज माइनस 12. देखो 10 टू द पावर माइनस 6 एंड 10 टू द पावर माइनस 6 दैट इज माइनस 12. ठीक है, डिवाइडेड बाई 81 इंटू 2 एंड दिस इज नथिंग बट 9 डिवाइडेड बाई 261. ठीक है, 162 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. एंड आप जब कैलकुलेट करोगे इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5.556 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन. देख रहे हो फोर्स की वैल्यू कितनी कम हो गई. ठीक है, जब आपने 2 पॉइंट चार्ज को वाटर में रखा. तो दिस इज द कैलकुलेशन. समझ आ रहा है ना कि किस तरीके से कैलकुलेट करना, किस तरीके से आप कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करोगे, प्रोसीड करोगे किस तरीके से कैलकुलेशन को. ठीक है, वीडियो को एकदम आराम से देखोगे धीरे धीरे सो दैट कि सारे स्टेप आपको समझ आए. ठीक है ना, समझ गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. और इसके जो मेथड 2 थे वो और भी इजी होगा. देखो मेथड 2 को भी मैं डील कर देता हूं. देखो मेथड 2, ठीक है, सेकेंड मेथड दैट इज मैं बोला फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू फोर्स ऑन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी. फोर्स ऑन मीडियम दैट इज एफ ऑफ वाटर मुझे कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय ईआर. ठीक है, समझ रहे हो ना. तो देखो एफ ऑफ वाटर मतलब फोर्स कितना लगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जब वो 2 पॉइंट चार्ज वाटर में रखे थे. ठीक है, एफ ऑफ एयर ये देखो यही था ना जब एयर में रखे थे. तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. ठीक है, तो वो वैल्यू रख दो, दैट इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. क्यों, क्योंकि देखो सारा कैलकुलेशन वही था ना, दोनों पॉइंट चार्ज थे, वही सेपरेशन था, बट वो एयर में रखा था और ये वाटर में रखा हुआ. क्लियर है ना, ये दोनों पॉइंट चार्ज एयर में रखे हुए थे, अब क्या है वाटर में रखा हुआ. सारा कहानी सेम ही था, अब क्या है ये वाटर में रखा हुआ, इससे पहले एयर में था. ठीक है, डिवाइडेड बाई 81. जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो यहां पे मिलेगा 5.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन. दिस इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन द चार्ज प्लेस्ड इन वाटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81. ठीक है, समझ गए ना. तो ये मेथड थोड़ा इजी है बट इसके लिए कैलकुलेशन होना चाहिए जब एयर में था. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन अभी मैं बताने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है. सीबीएसई 2014. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करो और बताओ मुझे कितनी वैल्यू. वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो. चलो क्या है आंसर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, जिनका है सही है.
ठीक है, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। चलो देखो गिवन क्या है, क्या बोला, 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 जो कि कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। सेम है 2 स्मॉल चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो मैं अब लिख सकता हूँ Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड R इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला, ये एयर में रखे हुए, मतलब K की जो वैल्यू है दैट इज 1/4πε0, वो होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये डेटा, ये गिवन वैल्यू है, एयर में रखा हुआ दोनों पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए जो वैल्यू होता है कांस्टेंट K का 1/4πε0 होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, तो देखो फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे चेक करो कि जो भी गिवन डेटा, गिवन इंफॉर्मेशन है, सारे एक ही यूनिट में है या नहीं है। देखो चार्ज की यूनिट होती है SI कूलम, तो कूलम में दे रखा है। अब डिस्टेंस जो दोनों के बीच का सेपरेशन है उसकी यूनिट है सेंटीमीटर, जो कि CGS यूनिट है। तो मुझे क्या करना होगा, SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, मतलब मुझे डिस्टेंस को, सेपरेशन को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा, 3/10⁻⁴। और मुझे पता है पावर को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर पे ले जाओ, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाओ, तो पावर क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है, और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। देख पा रहे हो ना, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, दैट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई दैट R स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर है। अब देखो मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या, 2 इंटू 2, और पावर वाले को एक साइड कर दो, दैट इज 10⁹ इंटू 10⁻⁻7 -7 माइनस माइनस प्लस 7 + 7 14, बट साइन क्या होंगे, माइनस रहेंगे। अब देखो नीचे क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 इज 2, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 इज 2, माइनस साइन रहेंगे। ठीक है, 10⁻⁻2। अब देखो नीचे से ऊपर की साइड ले जाओ, 4 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻+2, नीचे से ऊपर की तरफ गया, साइन चेंज। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 10⁹9 + 2 11 इंटू 10⁻⁻14। अब देखो 4 इंटू 10⁻⁻14 + 11 या +11 - 14, तो -3 होगा या नहीं होगा, 11 - 14 इक्वल टू -3 होगा, -3। ठीक है, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन आंसर। ठीक है, समझ गया ना। तो क्वेश्चन में बस यही होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, कभी दोनों चार्ज दे दिया है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया तो फोर्स कैलकुलेट करने बोलेगा, या कभी बोल देगा कि दोनों चार्ज दे रखा होगा, फोर्स दे रखा होगा, आप सेपरेशन फाइंड आउट करो, तो आर की वैल्यू उधर ले जाओगे, फोर्स को नीचे ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन की वेरिएशन होगी। या बोल देगा दोनों पॉइंट चार्ज सेम नेचर के हैं, ठीक है, सेम पॉइंट चार्ज है, और उनके बीच का कुछ सेपरेशन दे रखा होगा, और उनके बीच का फोर्स दे रखा होगा, आपको वो पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना होगा। ठीक है, नाउ तो इस तरीके से हार्डवर्क करते रहो, वीडियो को देखो, फिर से रिपीट करो। ओके, सो पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। थैंक यू।